चलिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। ललितपुर से आपका स्वागत है। जो आज का जो इस सप्ताह का जो वीडियो है ऑनलाइन क्लास है, वो केस स्टडी नंबर जो 6 दिया गया है। ठीक है, हमारे लिए जो केस स्टडी एथिक्स में केस स्टडी नंबर 6 दिया गया है। शायद हो भी सकता हो कि एक केस स्टडी लास्ट हो, इसके अलावा अन्य टॉपिक भी हैं, तो उन पर यदि होगा तो नेक्स्ट टाइम पर वार्तालाप होगी। तो जो केस स्टडी जो पेपर नंबर जो 4 है मेंस का, वो इथिक्स से संबंधित है। और जो केस स्टडी में है, जो कि इथिक्स का जो आधा पोर्शन है, वो केस स्टडी से ही संबंधित है। प्रश्नों की संख्या 6 होती है, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये समझिएगा कि जो केस स्टडी वाला टॉपिक है वो 50% जो मार्क्स का है, वो 50% मार्क्स केस स्टडी से ही संबंधित है। तो 5 वीडियो आपको पहले दिए जा चुके हैं, ये 6वां वीडियो है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपको केस स्टडी से संबंधित जो भी जिस टाइप के जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लगभग आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये लास्ट वाला शायद हो सकता है कि लास्ट वाला केस स्टडी हो, तो लगभग सभी प्रकार के प्रश्न आपको दिए गए हैं। शेष अवशेष किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, तो वो जो आज है, आज आपको 2 या 3 केस स्टडी आपको वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो जो आज का जो वीडियो होगा वो केस स्टडी से संबंधित हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे कि कौन सा केस स्टडी है, पर उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको फॉर्मेट या सॉल्यूशन के माध्यम से आपको बोर्ड पर समझा दिया जाएगा कि कैसे आपको इस प्रश्न का हल करना है या आंसर कैसे आपको 250 शब्दों में देना है। तो आइए पहले आपको केस स्टडी देते हैं स्क्रीन पर। चलिए, जो केस स्टडी है वो 2014 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इथिक्स में जो पूछा गया था वो कैसे प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा। केस क्या है? रामेश्वर ने एक गौरवशाली सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया और वह ऐसे सुअवसर से अभिभूत था जो सिविल सेवा के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए उसको मिलने वाला था। परंतु सेवा का कार्य ग्रहण करने के शीघ्र बाद उसने महसूस किया कि वस्तु स्थिति उतनी सुंदर नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी। उसने अपने विभाग में व्याप्त अनेक अनाचार पाए। उदाहरण के रूप में विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के अधीन निधियां 2 बार नियोजित की जा रही थीं। सरकारी सुविधाओं का अक्सर अधिकारियों और स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ समय के बाद उसने यह भी देखा कि स्टाफ को भर्ती करने की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण थी। भावी उम्मीदवारों को एक परीक्षा लिखनी होती थी जिसमें काफ़ी नकलबाजी चलती थी। कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा में वाह सहायता भी प्रदान की जाती थी। रामेश्वर ऐसी घटनाओं को अपने वरिष्ठों की नज़र में ले आए, परंतु इस पर उसको अपनी आँखें, कान और मुंह बंद रखने और इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करने की सलाह दी गई। यह बताया गया कि सब उच्चतर अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा था। इससे रामेश्वर का भ्रम टूटा और वह व्याकुल रहने लगा। वह सलाह के लिए आपके पास आता है। ऐसे विभिन्न विकल्प सुझाइए जो आपके विचार में ऐसी परिस्थिति में रामेश्वर के लिए उपलब्ध हैं। इन विकल्पों का मूल्यांकन करने और सर्वाधिक उचित रास्ता अपनाने में आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे। 250 शब्दों में प्रश्न है, 20 अंक का प्रश्न आपको लिखना है। पहले तो आपको इस जो केस स्टडी दी गई है इसमें से पहले आपको विकल्प छांटना है।
कि कौन कौन से रामेश्वर के लिए विकल्प हो सकते हैं और वह विकल्प यदि अपनाता है तो क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आगे आपको फॉर्मेट के माध्यम से वीडियो जो आपको दिया जा रहा है बोर्ड पर, फॉर्मेट के माध्यम से कैसे आपको इसका उत्तर लिखना है वो आपको जानना है। तो आइए वीडियो बोर्ड के माध्यम से आपको इस प्रश्न को कैसे लिखें इसकी जानकारी दे रहे हैं। चलिए, तो जो आपको स्क्रीन पर आपको केस स्टडी दी गई है वो केस स्टडी से चूँकि केस स्टडी जो आपको दी गई है उसको सॉल्यूशन कैसे आपको देना है। तो पहले तो केस स्टडी में साइड में पहले तो हित समूह देख लीजिएगा, कौन कौन से हित समूह हो सकते हैं। हित समूह या हितधारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो हितधारक में एक तो चूंकि आप हैं और जो आप हैं आप सिविल सेवा परीक्षा पास आपने कर ली है, ठीक है। तो सिविल सेवा आपने परीक्षा कर ली, पास कर ली है, तो आप यानी कि स्वयं क्या हो गए हैं, सिविल सेवक हो गए हैं, स्वयं सिविल सेवक हो गए हैं। और दूसरा जहां आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आप चूंकि एक अधिकारी के रूप में आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो कार्यालय है, तो कार्यालय और आप की कार्यालय के जो कार्यालय है, ठीक है, कार्यालय के अधिकारी भी हैं या कार्यालय के कर्मचारी भी हैं, ठीक है, कर्मचारी भी हैं। और इसके अलावा जिसके लिए आपको काम करना है तो हितधारक समूह में यानी कि जो नागरिक होंगे यानी कि नागरिक भी हैं, ठीक है। तो ये चूंकि तीन ही हितधारक के हित समूह बन सकते हैं कि स्वयं जो आपने परीक्षा पास कर ली है, पहली बार आपकी ज्वाइनिंग हो रही है और आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो आपके चूंकि आपके जो मन में था यानी कि हमें देश के लिए कुछ करना है, नागरिकों के लिए कुछ करना है, जनता के लिए कुछ करना है, तो आपके अंदर एक जोश था, परीक्षा पास करने के बाद एक जोश था आपके अंदर कि हमें कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नागरिकों के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है। तो आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आप खुद भी हैं और इसके अलावा कार्यालय में अधीनस्थ और उच्च अधिकारी भी हैं और उसके अलावा जिसके लिए आपको कार्य करना है जनता है, जनता भी है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो हितधारक समूह बन सकते हैं, हित समूह बन सकते हैं, वो तीन ही प्रकार के हित समूह बन सकते हैं। अब चूंकि प्रश्न है जो केस स्टडी दिया गया है, अब केस स्टडी में ये है कि जब आपने पाया तो पूरा केस स्टडी का पूरा अध्ययन करने के बाद, केस का अध्ययन करने के बाद या स्टडी करने के बाद चूंकि प्रश्न ये कह रहा है कि आपको विकल्प स्वयं केस स्टडी करने के बाद रामेश्वर, ठीक है, जो स्वयं जो रामेश्वर है, जो सिविल सेवक है उनकी रामेश्वर, तो रामेश्वर के पास ऐसी स्थिति में कि उसके विरुद्ध जो ये कार्य किया जा रहा है, जो उसका जोश था कि हम अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन कार्यालय में पाया तो उसके जस्ट अपोजिट पाया। अब ऐसी स्थिति में रामेश्वर के पास क्या विकल्प बन सकते हैं। तो केस स्टडी का अध्ययन करने के बाद जो विकल्प बन सकते हैं, विकल्प बन सकते हैं, विकल्प तीन ही बन सकते हैं। रामेश्वर के पास विकल्प तीन ही होंगे। या तो ये है कि रामेश्वर अपने जो उच्च अधिकारी हैं इनकी बातों को मान ले, इनके दबाव में आ जाए, तो जैसा कार्य उच्च अधिकारी कर रहे हैं जैसा कार्य रामेश्वर भी करने लगे। एक तो ये विकल्प बन सकता है, या तो बात को मान ले। दूसरा ये है कि रामेश्वर बात को ना माने और अपने अधीनस्थ और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध एक संघर्ष करे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करे। या फिर ये है कि दोनों के बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, तो दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला जा सकता है। तो केस स्टडी में इस प्रकार के प्रश्न, पहले केस स्टडी हम आपको पहले से करवाते आए हैं इस प्रकार के कि आपको विकल्प स्टडी में दिए गए होंगे 2, 3 या 4, या फिर आपको केस का अध्ययन करने के बाद स्वयं विकल्प को ढूंढना है। और ये जो आज का जो केस स्टडी है जो पहला आपको दिया जा रहा है वो इसी प्रकार का प्रश्न है।
की विकल्प दिए गए हैं, विकल्प आपको स्वयं आपको चुनाव करना है। तो ऐसे केस स्टडी में 3 प्रकार के विकल्प बन सकते हैं कि या तो रामेश्वर जो उच्च अधिकारी हैं उनकी बातों को मान ले तो वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, लेकिन ये नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं है। तो उस समय तो गुण और दोष दोनों प्रकार के विकल्पों से आए। तो जो विकल्प होंगे वो विकल्प में 3 विकल्प होंगे जिनके हमें गुण भी जानना है और दोष भी जानना है। तो गुण और दोष दोनों हो सकते हैं कि यदि बात को मान लेता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, एथिक्स की दृष्टि से क्या सही है और क्या गलत है। तो गुण और दोष दोनों प्रकार के आ सकते हैं। तो केस स्टडी में पहला जो विकल्प है, पहला विकल्प है कि या तो रामेश्वर जो अपने अधिकारी हैं उन अधिकारियों की बातों को मान ले, अधिकारियों की बातों को मान ले तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर और जो नागरिक हैं उस पर, नागरिकों पर, या जो उसके साथ अधीनस्थ या उच्च अधिकारी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि बात को मान लेता है तो विकल्प नंबर जो ए है या विकल्प नंबर जो ए, आप जो विकल्प नंबर ए देंगे उसमें ये होगा कि रामेश्वर भ्रष्टाचार की कार्य संस्कृति को रामेश्वर भ्रष्टाचार की कार्य संस्कृति को स्वीकार कर ले और रामेश्वर भ्रष्टाचार की कार्य संस्कृति जो उसके कार्यालय में जो कार्य चल रहा है, कार्य संस्कृति को स्वीकार कर ले। और स्वीकार करने से क्या होगा, स्वीकार कर ले और अवैध कमाई में हिस्सेदार बन जाए और अवैध कमाई में हिस्सेदार या अवैध कमाई में शामिल हो जाए या हिस्सेदार बन जाए। ये विकल्प नंबर 1 है। ऐसा विकल्प हो सकता है कि यदि ऐसा कार्य करता है तो अवैध कमाई में हिस्सेदार बन जाए। ठीक है, तो जो उच्च अधिकारी हैं उनकी बातों को मान लें और जो कार्यालय में पहले से भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जो भी कार्य पहले से होता आता है उसी में लिप्त हो जाए। तो पहला विकल्प तो रामेश्वर के पास ये है। अब यदि पहला विकल्प रामेश्वर स्वीकार कर लेता है और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है कार्यालय में उसी का वो हिस्सा बन जाता है, तो जो रामेश्वर जो एक नया सिविल सर्विस मैन है वो नियुक्त होकर के आया है, जो उसका दृढ़ संकल्प था कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, तो उसके वो अपोजिट जा रहा है। करता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा और नहीं करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि स्वीकार कर लेता है और हिस्सेदार बन जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसका इनकी क्या उसे लाभ होगा, इनकी लाभ गुण या दोष, इनकी लाभ हानि जानना है तो उसे क्या लाभ होगा, लाभ हमें जानना है। तो यदि स्वीकार कर लेता है तो भ्रष्टाचार पहले से लिप्त कार्यालय पहले से ही उच्च अधिकारी अधीनस्थ तो पहले से ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो भ्रष्टाचार में संलिप्त रामेश्वर भी हो जाएगा। तो जो उसे भ्रष्टाचार से पैसा मिल रहा है तो इनकी धन एवं सत्ता हासिल होगी, धन एवं सत्ता हासिल होगी, ये उसे एक लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा लाभ है धन भ्रष्टाचार लिप्त हो
यानी कि जो किसी प्रकार का कोई विरोध कार्यालय में नहीं होगा, रामेश्वर के विरोध कोई विरोध भी नहीं होगा, तो सत्ता हासिल होगी। एक तो ये उसे लाभ होगा, उच्च अधिकारियों का प्रिय बना रहेगा, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं झेलना पड़ेगा, तो उच्च अधिकारियों का प्रिय बन जाएगा, प्रिय बन जाना, प्रिय बन जाएगा, तो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं इसे झेलना पड़ेगा, उच्च अधिकारियों का प्रिय बन जाएगा। और जो अगला लाभ होगा, अपने चूंकि पैसा इसे धन मिलना ही है, तो अपने परिवार की जो भी उच्च आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति भी कर सकेगा। तो अपने परिवार की उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा, ये पूर्ति कर सकेगा। ठीक है, तो ये रामेश्वर के लिए ये तो लाभ हो जाएगा। तो रामेश्वर के लिए तो कोई लाभ है कि यदि विकल्प जो ये बन सकता है वो उच्च अधिकारियों की बात को स्वीकार कर ले, तो अवैध धन में हिस्सेदारी बन जाएगी, तो ये उसे लाभ होगा। तो ये तो रामेश्वर के लिए लाभ है, तो ऐसा तो उसे लाभ मिलेगा। ना तो तय है, जब भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएगा तो परिवार की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो तो पूरी होने के साथ साथ में जो उच्च आवश्यकताएं हैं, अब उच्च आवश्यकताएं का मतलब एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी नई मार्केट में आई तो दूसरी गाड़ी ले लेना, या नई मार्केट में जो भी नए नए विकल्प आएंगे या नई नई तकनीकी के साथ जो भी वस्तुएं या जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे उनकी आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी, तो उनकी आकांक्षाएं बढ़ेगी तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो भ्रष्टाचार से प्राप्त जो धन प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से रामेश्वर अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो ये तो रामेश्वर के लिए ये कार्य संस्कृति को स्वीकार करना और हिस्सेदार बन जाना ये तो उसे लाभ होगा। ठीक है, लेकिन एथिक्स की दृष्टि से, एक सिविल सेवक की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उस पर या समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, एक नैतिकता की दृष्टि से, एथिक्स की दृष्टि से क्या सही होना चाहिए, तो जो उसके जो दोष हो सकते हैं, ये तो लाभ या गुण हो गए हैं, दोष क्या हो सकते हैं उसके, तो किंतु अब क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ये स्वीकार कर लेता है, तो किंतु अब किंतु में क्या होगा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने मूल्यों से उसे समझौता करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है, अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़ेगा, समझौता करना, ठीक है, नैतिक मूल्यों से समझौता करना, यानी कि जो रामेश्वर सोच करके आया था कि हम एक अच्छा कार्य करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, पारदर्शिता अपनाएंगे, जवाबदेही अपनाएंगे, खुलापन अपनाएंगे, तो ये जो एक सिविल सर्वेंट के जो सिद्धांत होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उसके विपरीत चला जाएगा, क्योंकि धन कमाना यानी कि भ्रष्टाचार में संलिप्त होना, तो भ्रष्टाचार में संलिप्त होना, जबकि उसके मन में पहले ऐसा नहीं था कि हम भ्रष्टाचार में संलिप्त हों, वो अच्छा ही कार्य करना चाहता था। तो अब चूंकि उसे समझौता करना पड़ेगा, तो फिर अपने नैतिक मूल्यों से यानी कि भ्रष्टाचार से, पारदर्शिता से, जवाबदेहिता से उसे समझौता करना पड़ेगा, तो इसे समझौता करना पड़ेगा। तो चूंकि ये उसके सिविल सर्विसमैन की दृष्टि से ये विरुद्ध है, और क्या हो सकता है, आत्मसंतुष्टि से नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वो सोच करके आया था कि हम एक अच्छा कार्य करेंगे, तो आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, आत्मसंतुष्टि उसे प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसके हमेशा मन में लगा रहेगा, क्योंकि वो आत्मा से वास्तविक रूप से सही कार्य करना चाहता था, लेकिन
कार्यालय में आया तो उसने ऐसी स्थिति यहाँ पर पाई, तो उसे आत्मसंतुष्टि सोच कर के आया था कि हम एक अच्छा समाज और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा काम करेंगे। तो इसके चूँकि विरुद्ध जाएगा तो उसे हमेशा मन में लगा रहेगा कि हम अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आत्मसंतुष्टि नहीं प्राप्त होगी और आत्मनिर्वसन का शिकार भी हो सकता है। आत्मनिर्वसन शिकार भी हो सकता है। ये रामेश्वर आत्मनिर्वसन का शिकार भी हो सकता है। और लास्ट में है समाज और देश के हित में, क्योंकि भ्रष्टाचार है तो समाज एवं देश के हितकर नहीं या हित में नहीं, हितकर नहीं, जो कार्य हो रहा है वो देश और समाज के हित में नहीं है। तो ये जो पहला जो प्रश्न है उसका आंसर, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर आपको लिखना है, तो ये जो पूरा लिख रहा है ये कि जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, इससे संबंधित ये जो आपको प्रश्न का उत्तर देना है वो विकल्प ए के माध्यम से, कि रामेश्वर भ्रष्टाचार की कार्य संस्कृति को स्वीकार कर ले और अवैध कमाई यानी भ्रष्टाचार में हिस्सेदार बन जाए, तो लाभ तो उसे ये होगा, लेकिन नैतिक दृष्टि से ये जो कार्य हैं ये देश और समाज के हित में नहीं है और एक सिविल सर्विस के जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके विरुद्ध भी कार्य किया जा रहा है। तो चूंकि हमारे प्रश्न का उत्तर गुण दोष लाभ हानि के रूप में हमें देना है, विकल्प आपको स्वयं छापना है। तो पहला विकल्प हो गया है रामेश्वर भ्रष्टाचार की कार्य संस्कृति स्वीकार कर ले और एक अवैध हिस्सेदार हो जाए। भ्रष्टाचार से संबंधित आपको आंसर जो ए देना है वो भ्रष्टाचार से संबंधित आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो ऐसा आप उसका फॉर्मेट बना करके आप उसे प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। ऐसे शॉर्ट रूप में भी आप थ्योरी के रूप में ना लिख करके ऐसे आप शॉर्ट रूप में, या जो विकल्प ए है, विकल्प ए में ऐसे करके एक साइड लाभ दिखा दें और दूसरी साइड जो किंतु में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो यानी कि जो हानि है या जो दोष हैं वो एक साइड आप दिखा सकते हैं। तो विकल्प ए में एक साइड को दिखा दीजिएगा, दूसरी साइड उसको हानि दिखा दीजिएगा। तो ये विकल्प ये का जो आंसर है वो विकल्प ए के अनुसार ऐसा आंसर दिया जा सकता है। अब जो विकल्प जो दूसरा बनता है वो जस्ट इसका उल्टा बनेगा कि पहले तो स्वीकार कर ले तो दूसरे में स्वीकार ना करे, स्वीकार ना करे तो फिर संघर्ष भी करना होगा अधीनस्थ और उच्च अधिकारी के विरुद्ध। तो जो दूसरा बन सकता है ना करे, ये तो स्वीकार कर लिया तो ऐसा यानी कि जो कार्यालय में जो पहले से कार्य चल रहा था उसी का हिस्सेदार बन जाएगा, तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, कार्यालय से संबंधित उसे कोई समस्या ही नहीं होगी। अब जो विकल्प जो दूसरा है बन सकता है, जो दूसरा विकल्प कि मना कर दे या फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करे। तो विकल्प दूसरा बन सकता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करे। तो जो विकल्प नंबर 2 है, विकल्प नंबर जो 2 बन सकता है या विकल्प बी बन सकता है, वो क्या हो सकता है कि रामेश्वर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रिय लड़ाई छेड़ दे। तो रामेश्वर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रिय लड़ाई छेड़ दें और सक्रिय लड़ाई छेड़ दें और मीडिया की मदद से भ्रष्टाचार समूह से संघर्ष करें और मीडिया की मदद से
के विरुद्ध सक्रिय या संघर्ष करे, विरुद्ध संघर्ष करे, संघर्ष करे। अब जो विकल्प नंबर 2 है, इस विकल्प नंबर 2 में क्या तो उसे लाभ होगा और क्या उसे हानि होगी, तो गुण और दोष दोनों जानना है। तो जो विकल्प नंबर जो 2 बन सकता है, विकल्प नंबर 2 यही है कि रामेश्वर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रिय लड़ाई छेड़ दे और मीडिया की मदद से भ्रष्ट समूह से संघर्ष करें। अब इसमें भी गुण और दोष क्या है, तो यदि ऐसा कार्य करता है तो क्या उसे लाभ होगा और क्या उसे हानि होगी। तो क्योंकि जो लाभ है, यदि संघर्ष छेड़ देता है तो इसमें क्या क्या उसे लाभ होगा, यानी कि गुण क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें लाभ उसे क्या हो सकता है, तो पहले हमें उसके गुण लाभ जानना है। ठीक है, तो क्या क्या उसे हो सकता है, तो पहला होगा कि अपने नैतिक मूल्यों के विरुद्ध, तो चूंकि जो उसके नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं होगा, विरुद्ध नहीं। ठीक है, जो भी वो कार्य कर रहा है, ठीक है, नैतिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं होगा, इनके भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा है, तो जो उसके नैतिक मूल्य हैं भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार के विरोध में नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार से वो संघर्ष कर रहा है, तो अपने नैतिक मूल्य के विरुद्ध नहीं होगा। जब नैतिक मूल्य के विरुद्ध नहीं होगा तो समाज और देश का विकास होगा। देश में या समाज में एक जागरूकता आएगी कि एक अधिकारी संघर्ष कर रहा है भ्रष्टाचार के विरुद्ध और जन कल्याणकारी कार्यों के विकास में सहभागिता भी निभा रहा है। तो जो उसका नैतिक मूल्य है भ्रष्टाचार, उसके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके नैतिक मूल्य के विरुद्ध नहीं होगा यदि वो ऐसा कार्य करता है। यानी कि नैतिक जो मूल्य है भ्रष्टाचार को समाप्त करने का वो संघर्ष कर रहा है। और दूसरा इसमें हो सकता है कि जो मन में आया था कि हम अच्छा कार्य करेंगे तो आत्मसंतुष्टि उसे मिलेगी, आत्मसंतुष्टि होगी उसे। ठीक है, आत्मसंतुष्टि होगी उसे। और जो अगला होगा, क्योंकि वो ऐसा सोच करके ही आया था कि हम अच्छा से अच्छा कार्य समाज और देश के विकास में करेंगे, तो यदि वो ऐसा भले ही संघर्ष कर रहा है लेकिन उसे आत्मसंतुष्टि उसे होगी। ठीक है, आत्मा में ग्लानि नहीं होगी कि हम ऐसा कार्य नहीं कर पाए, तो इससे आत्मसंतुष्टि होगी। और जो आगे जो हो सकता है कि समाज में न्यायोचित सम्मान रहेगा, या भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेगा, समाज को लाभ होगा, तो इनकी न्यायोचित सम्मान प्राप्त होगा। तो ये उसे लाभ हो सकता है या इसके गुण हो सकते हैं। तो जो विकल्प नंबर जो 2 है, ठीक है, तो विरुद्ध संघर्ष शब्द लिख ही दिया गया, तो संघर्ष तो कर ही रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने में संघर्ष तो करना ही होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार चूंकि जड़ों तक भ्रष्टाचार जो है वो जड़ों तक फैल चुका है। अब जड़ से उसे उखाड़ना बड़ी मेहनत का काम होगा, बड़ा संघर्ष करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार फैला हुआ है कार्यालय में। उच्च अधिकारी भी उसमें संलिप्त हैं, अधीनस्थ अधिकारी भी संलिप्त हैं उसी में। तो अब बीच में फंसा हुआ है, तो दोनों से निकलना या दोनों के विरुद्ध लड़ना एक बड़ा संघर्ष होगा। एक संघर्ष तो है ही, संघर्ष वो कर ही रहा है, तो न्यायोचित सम्मान प्राप्त उसे समाज में होगा। ठीक है, समाज में उसका अच्छा नाम भी होगा और उसकी जो सर्विस है वो यानी कि बेदाग भी रहेगी। तो संघर्ष कर रहा है तो ऐसा उसे लाभ हो सकता है, ऐसा लाभ होगा। लेकिन जब चूंकि संघर्ष कर रहा है तो समस्याएं भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब समस्याएं
क्या उत्पन्न हो सकते हैं उसके लिए तो समस्या देख लीजिएगा। किंतु समस्या हो सकती है, किंतु क्या हो सकता है, किंतु यदि वो ऐसा कार्य करता है तो क्या होगा। तो ऐसा यदि वह कार्य करता है तो अपने उच्च अधिकारियों का निरंतर विरोध से झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहली समस्या होगी, अपने या कार्यालय के जो भी उच्च या अधीनस्थ या जो उच्च अधिकारी हैं, अपने उच्च अधिकारियों का निरंतर विरोध झेलना पड़ेगा। उच्च अधिकारियों का निरंतर विरोध झेलना पड़ेगा। ठीक है, झेलना पड़ेगा। तो एक तो यही होगा। ठीक, और जो दूसरा जो उसमें से निकल सकता है, बार बार स्थानांतरण होगा। ठीक है, बार बार स्थानांतरण, होगा। ठीक, अब बार बार स्थानांतरण होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थानांतरण होगा तो एक कार्यालय से दूसरे में जाएगा, किसी दूसरे में आएगा, या एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा, या किसी अन्य विभाग में जाएगा। तो जो स्टडी जो आपको दे रही है उसका मतलब ये है कि विकल्प आपको ही चुनना है। तो उसका मतलब ये है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्योंकि स्थानांतरण होगा तो वो स्थायी रूप से रुक करके कार्य नहीं कर पाएगा। तो या तो बार बार उसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा एक विभाग से दूसरे में, दूसरे से किसी अन्य में। तो यहाँ तो या तो ये हो सकता है कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या फिर होगा कि उसे स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो वो बार बार स्थानांतरण होगा तो स्थायी रूप से यानी मन लगा करके कार्य नहीं कर पाएगा। या फिर एक ही कार्यालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो उस कार्यालय से किसी अन्य कार्यालय में भेज दिया जाएगा, तो फिर भी वह अपना कार्य या अपना संघर्ष उस कार्यालय के विरुद्ध नहीं कर पाएगा। और भ्रष्ट समूह द्वारा परिवार, क्योंकि जो भ्रष्ट समूह है, भ्रष्ट समूह ऐसा बन सकता है, भ्रष्ट समूह द्वारा परिवार को धमकियां भी मिल सकती हैं, धमकियां, और साथ में हो भी सकता है कि कुछ विशेष नुकसान भी हो सकता है। तो भ्रष्ट समूह द्वारा उस परिवार को, उसको या उसके परिवार को धमकियां भी मिल सकते हैं, या विशेष उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, या किसी अन्य के माध्यम से नुकसान, किसी बाहुबली के माध्यम से, या किसी अन्य जो भी अन्य जो समूह होंगे, ठीक है, उनके माध्यम से नुकसान भी उसके परिवार को पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसा आप विभिन्न प्रकार की मूवियों में भी देखते होंगे कि यदि अच्छा अधिकारी है, कार्यालय के विरुद्ध कार्य कर रहा है, या अपने नैतिक मूल्यों के प्रति कार्य कर रहा है, या समाज के प्रति अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार की मूवियों में इस प्रकार का कार्य, क्योंकि आपने देखा भी होगा या दिखाया भी गया होगा मूवियों में कि बाद में कौन कौन से कार्य होते हैं। परिवार के बच्चों को या पत्नी को या भाइयों को यानी कि किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद फिर संघर्ष होता है। इस प्रकार के कार्यों से करने पर उसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब ऐसा सामना करना पड़ सकता है तो हो सकता है कि वो बार बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, मन स्थिर नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि वो अवसाद से ग्रस्त भी हो सकता है, ग्रस्त हो सकता है। तो ऐसा तो उसे ये हानियां ही होंगी यदि वो
भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करता है तो ये उसे लाभ होगा और ये उसे हानियां होंगी या उसे नुकसान होगा या इस प्रकार की उसे समस्याओं को झेलना पड़ेगा। तो जो प्रश्न का जो विकल्प नंबर 2 खोजा गया है, रामेश्वर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सक्रिय लड़ाई छेड़ दे और मीडिया की मदद से भ्रष्ट समूह के विरुद्ध संघर्ष करे, तो लाभ उसे ये होगा और हानियां उसे ये होंगी। लाभ होगा इनको नैतिक दृष्टि से, ये नैतिक दृष्टि से है और नैतिक दृष्टि से को जोड़कर के ये उसे हानियां हो सकती हैं। तो जो विकल्प नंबर जो 2 आपको सुझाया गया है, ये आपने जो खोजा है उसका ऐसा आप चूंकि वह व्यक्ति रामेश्वर आपके पास आया तो आप उसे ऐसी सलाह देने का कार्य कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अब जो विकल्प नंबर 3 जो केस स्टडी से जो विकल्प नंबर 3 निकलेगा, क्या निकलता है विकल्प नंबर 3, उसके बारे में देखते हैं। तो ये 2 विकल्प हो गए हैं, दोनों के गुण और दोष हो गए हैं। अब जो विकल्प नंबर 3 है, अब विकल्प नंबर 3 है तो अब उसे एक मध्य का रास्ता उसे अपनाना होगा। इन दोनों जो विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 दिए गए हैं, इन दोनों विकल्पों के बीच का उसे एक रास्ता निकालना होगा। तो चूंकि सलाह आपको देनी है तो रामेश्वर के लिए आप दोनों विकल्पों के मध्य के बीच का जो रास्ता निकलेगा उसको सलाह आप दे सकते हैं। तो जो तीसरा विकल्प निकल सकता है वो स्वयं भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बने, तो विकल्प नंबर सी है, स्वयं भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बने। ठीक है, स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना है। उच्च अधिकारी संलिप्त हैं तो उनको बना रहने दीजिएगा, लेकिन अधीनस्थों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ में ये भी है कि अपनी सीमाओं में रहकर, अपनी सीमाओं जो आपके दायित्व हैं, अपनी सीमाओं में रहकर जो आपको अधिकार दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों का आपका पालन करना है। सीमाओं में रहकर उच्च अधिकारियों के विरुद्ध रहकर उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाएं, उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कदम न उठाएं, उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कदम न उठाएं, विरुद्ध कदम न उठाएं। ठीक है, ऐसा आपको कार्य करना है। तो इसके लिए आप कौन कौन से, यानी कि भ्रष्ट अधिकारियों से आपको संघर्ष भी नहीं करना है। ठीक है, आपको भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना है। तो इसके लिए कौन कौन से आप उसे उपाय सुझाएंगे, उपाय क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि दोनों कार्य बन सकते हैं कि उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भी आपको संघर्ष नहीं करना पड़े और स्वयं का तो है कि आपको स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना है। तो दोनों को बैलेंस बना करके चलना है। तो अब आपके माध्यम से रामेश्वर के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए जा सकते हैं कि एक बैलेंस बना करके चलना, इनकी नैतिकता का भी कार्य किया जा सके और धीमे धीमे करके भ्रष्टाचार भी एक साथ संघर्ष से जल्दी समाप्त नहीं होगा, धीमे धीमे करके भ्रष्टाचार समाप्त होगा। तो इसमें कोई समय लगेगा लेकिन धीमे धीमे करके हट जाएगा। तो ऐसा कौन सा कार्य किया जा सके, तो पहला जो सुझाव ये देना है, तो ये पहला सुझाव ये देना है कि स्वयं भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बने, भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बने, और भ्रष्टाचार का हिस्सा ना बने और साथ में ये होगा
अपने उच्च अधिकारियों को नहीं, अपने अधीनस्थों के विरुद्ध दबाव बनाए। ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधीनस्थों पर आपको दबाव बनाना है। तो दबाव बनाना था, यानी कि ये जो कार्य करना है, ये पारदर्शिता लानी है कार्यालय में, पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता का कार्य करना है, ये पारदर्शिता का कार्य आपको करना है। तो आप ऐसी सलाह रामस्व को दे सकते हैं। और जो दूसरा है, अधीनस्थों के भ्रष्टाचार में संदिग्ध होने पर स्थानांतरण कार्य, यदि उच्च अधिकारियों से नहीं, अधीनस्थों के संदिग्ध होने पर स्थानांतरण भी कर सकते हैं और प्लस कार्य में बदलाव भी कर सकते हैं, तो कार्य में बदलाव भी कर सकते हैं और स्थानांतरण भी कर सकते हैं। यदि कोई अधीनस्थ भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो ऐसा कार्य कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों से लिखित आदेश, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उच्च अधिकारियों से लिखित आदेश आपको मानना है, लिखित आदेश। ठीक है, लिखित आदेश मांगना, ये इंपॉर्टेंट होगा। लिखित आदेश मानना ये इंपॉर्टेंट होगा कि यदि जांच वगैरह होती है, तो जांच वगैरह होगी तो चूंकि मौखिक सबूत नहीं न्यायालय में मान्य होता है। न्यायालय जो होता है, जो न्यायालय होता है तो सबूत की आवश्यकता होती है, वो सबूत ही इम्पोर्टेंट है न्यायालय के लिए। तो लिखित आदेश यदि आपने उच्च अधिकारियों से कोई भी कार्य जो आपके विरुद्ध या सिविल सर्विसमैन के विरुद्ध यदि हो रहा है और मुख्य कार्य भ्रष्टाचार से ही संबंधित है, तो ऐसा यदि आदेश आप उच्च अधिकारियों से मांग लेते हैं तो ये आगे यदि कोई मामला न्यायालय में जाता है तो वहाँ पर आपको सबूत के रूप में पेश करना होगा। तो आप सबूत के रूप में पेश कर सकते हैं, तो आप बातचीत बरी हो सकते हैं बाद में। तो ऐसा लिखित आदेश है, ये उच्च अधिकारियों से मांगना प्रमुख है। और साथ में ये है कि जो लाभकारी योजनाएं आ रही हैं, यानी कि लाभार्थी नागरिकों को पारदर्शिता का हिस्सा बनाना, लाभार्थी नागरिकों को पारदर्शिता का हिस्सा बनाना ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार अधिकारियों से नहीं होता है, भ्रष्टाचार नागरिकों से ही होता है। अधिकारी पैसे मांगता है, नागरिक पैसे देते हैं, तो नागरिक पैसे ना दें तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। तो भ्रष्टाचार नागरिकों के माध्यम से ही होता है। तो भ्रष्टाचार यदि बंद करना है तो नागरिकों को पारदर्शिता का हिस्सा बनाने के लिए जागरूक करिएगा। तो ये न पारदर्शिता का हिस्सा बनाना, ऐसे भी आप उसे सलाह देंगे। और यदि ज़्यादा है, ठीक है, तो आप गुप्त रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी कि कार्यालय से यानी कि जो भ्रष्टाचार संबंधी प्रमाण एकत्रित करके आप जो सतर्कता आयोग है, विजिलेंस जो कमीशन है, वीसी है या ईडी है, या जो अन्य भी जो भ्रष्टाचार की जांच करने वाली संस्थाएं होती हैं, इनको आप कार्य से संबंधित भ्रष्टाचार जो भी प्रमाण हैं एकत्रित करते आप विजिलेंस कमीशन या सतर्कता आयोग या ईडी जो संस्थाएं हैं, इनको आप भ्रष्टाचार संबंधी प्रमाण पत्र के साथ यदि आप देते हैं तब तो ठीक रहेगा। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, शिकायत करने से, क्योंकि यदि प्रमाण है आपके पास तो आगे जो जांच होगी
वो निष्पक्ष जांच होगी, तो ऐसा आप रामेश्वर के लिए उपाय बता सकते हैं कि यदि ये समस्या है कार्यालय में, तो जो तीसरा विकल्प है आपकी दृष्टि से, जो तीसरा विकल्प है, पहला विकल्प उचित नहीं है, दूसरा विकल्प उचित नहीं है, आपकी दृष्टि से जो तीसरा विकल्प है यह विकल्प उचित है और यही विकल्प पर उसे कार्य करना चाहिए। तो जो केस स्टडी जो दिया गया है, जो केस स्टडी नंबर 6 का जो केस स्टडी नंबर जो फर्स्ट है, इसका आपको जो केस दिया गया था उसमें आपको आंसर कैसे लिखना है, तो जो आंसर है वो विकल्प छांट करके आंसर उसके गुण और दोष, लाभ और हानि, और उसमें साथ में ये भी आपको बताना है एट लास्ट में कि जो आप यदि विकल्प का चुनाव करेंगे तो विकल्प एक नहीं दोनों ही, विकल्प नंबर जो 3 है वो आपकी दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। तो इसी में जो अगला जो केस स्टडी है वो आगे भी आपको इसी प्रकार के केस स्टडी कैसे सॉल्व करेंगे, आगे भी आपको इसी प्रकार का केस स्टडी दे रहे हैं। तो हो भी सकता है कि कुछ केस स्टडी आपको होमवर्क के रूप में भी दी जा सकती हैं और कुछ जो केस स्टडी होगी वो इसी प्रकार से आपको स्क्रीन पर दे करके और फॉर्मेट बना करके कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे वो आपको दे रहे हैं। चलो दोस्तों, जो केस स्टडी है वो केस स्टडी देखिएगा। केस स्टडी है आजकल समस्त विश्व में आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ विकास के कारण पैदा होने वाले पर्यावरणीय क्षरण से संबंध में चिंता भी बढ़ रही है, यानी कि विकास भी हो रहा है, विकास होने से पर्यावरणीय क्षति हो रही है, क्षरण हो रहा है। अनेकों बार हमारे सामने विकासिक कार्यकलापों और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच सीधा विरोध दिखाई पड़ता है। विकासिक प्रक्रम को रोक देना या उसमें काटछाट कर देना भी साध्य नहीं है और न ही पर्यावरण के क्षरण को बढ़ाने देना उचित है, क्योंकि यह तो हमारे सबके जीवन के लिए ही खतरा है। ऐसी कुछ साध्य रणनीतियों पर चर्चा कीजिए जिनको इस द्वंद्व का शमन करने के लिए अपनाया जा सके और जो हमारे धारणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास की ओर ले जा सकती है। तो ये जो आपको प्रश्न या जो केस दिया गया है, ये पर्यावरण या जो धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इससे संबंधित ये है कि धारणीय विकास यानी कि विकास भी ना रुके और पर्यावरणीय क्षति भी ना हो। तो अब दोनों के बीच में द्वंद्व है, विकास को भी नहीं रोकना है और पर्यावरणीय क्षति भी नहीं होने देना है। तो अब चूंकि दोनों के बीच का रास्ता अपनाना है तो उसे नाम दिया जाता है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास, स्थायी विकास के नाम से इसे जाना जाता है। तो कुछ ऐसी रणनीति आपको देना है कि विकास भी नहीं रुकना है, विकास भी होना है और पर्यावरण को क्षति भी नहीं होना है। तो इस प्रश्न पर केवल रणनीति देना है, तो कौन कौन से विकल्प बन सकते हैं धारणीय विकास से संबंधित, तो वो भी आपको फॉर्मेट के माध्यम से कौन कौन सी रणनीतियां हैं धारणीय विकास से संबंधित, वो आपको वीडियो के बोर्ड के माध्यम से आपको फॉर्मेट बना करके आपको कैसे इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखना है, 20 अंक का प्रश्न है। तो ये जो केस स्टडी दी गई है वो रणनीति से धारणीय विकास से संबंधित है। चलो बोर्ड के माध्यम से आपको बताते हैं कैसे आंसर लिखना है। चलिए तो दोस्तों देखिएगा, जो आपको केस स्टडी दी गई है वो केस स्टडी में डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन प्री में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन मेंस से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। तो प्री के लिए तो एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट ही है। लगभग जो प्रश्नों की संख्या होती है 100 में से वो लगभग 18 या 20 प्रश्न एनवायरनमेंट से संबंधित होते हैं। तो आप लोगों को ज्योग्राफी और प्री की दृष्टि से ज्योग्राफी का ही हिस्सा है
एनवायरनमेंट, तो आपको एनवायरनमेंट पर विशेष आपको ध्यान देना है। कक्षा 6 की कक्षा जो 11th की है एनसीईआरटी को आपको एक 2-3 बार आप उसको पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी एनवायरनमेंट के लिए। और विशेष नोट्स यदि किसी संस्थान द्वारा इग्नू हुआ या कोई विशेष इम्पोर्टेंट संस्थान है उसके द्वारा जो नोट्स दिए गए हों उनको सॉल्व कर लीजिएगा। और साथ में ये भी है कि 2011 के बाद अब तक जो प्री के जो पेपर हैं उनको आप एनवायरनमेंट उसमें से छांट लीजिएगा और एनवायरनमेंट की जो पूर्व के जो प्रश्न पत्र हैं उनका अवलोकन कर लीजिएगा। एक बार में 2-3-4 बार अवलोकन कर लीजिएगा तो आइएगा। वो तो प्री की बात है, यहाँ पर हम मेंस की बात कर रहे हैं। तो मेंस में जो केस स्टडी दी गई है वो एनवायरनमेंट से संबंधित केस स्टडी है और आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना है क्योंकि सस्टेनेबल जो धारणीय विकास है यानी कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न न हो और साथ साथ में विकास भी होता रहे, ऐसे जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसा कार्य आपको करना है कि विकास भी ना रुके, पर्यावरणीय क्षति भी ना हो विकास होने से, और ऐसी रणनीति भी अपनानी है कि आने वाली पीढ़ी भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे विकास को नाम दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, स्थायी विकास, टिकाऊ विकास के नाम से इसे जाना जाता है। तो जो केस स्टडी आपको दी गई है विकास और पर्यावरण के द्वंद्व का समाधान, दोनों चीजें हैं, विकास एवं पर्यावरण के द्वंद्व का समाधान यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी है, दोनों के बीच में द्वंद्व है। ठीक है, इस पर आपको एक रणनीति अपनाना है। जो रणनीति होगी वो धारणीय विकास को बढ़ावा देने से ही संबंधित होगी। तो ऐसा विकास करना है जैसे आने वाली पीढ़ी को समस्याएं उत्पन्न ना हो, संसाधनों का वर्तमान में संसाधनों का अत्यधिक उपयोग ना किया जाए, आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाए कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बचे रहे। अभी संसाधनों का अत्यधिक उपयोग या अत्यधिक उपयोग ना किया जाए, उसके स्थान पर दूसरे विकल्प भी ढूंढे जा सकते हैं। तो ऐसी रणनीति अपनानी है कि विकास भी ना रुके और साथ में पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई क्षति भी ना हो, और साथ में प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन हैं उनका वर्तमान में अत्यधिक दोहन ना हो। तो एक रणनीति अपनानी है। तो धारणीय विकास से संबंधित रणनीति है। तो क्या क्या पॉइंट बनाए जा सकते हैं रणनीति के ऊपर? तो जो रणनीति है वो पहली रणनीति ये है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज। खोज तो हो चुकी है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज यानी कि जो नवीकरणीय जो संसाधन है, नवीकरणीय जो ऊर्जा है उस पर हमें विकास करना है। साथ में है कि इसके लिए उपकरणों का विकास भी करना है। खोज के साथ साथ में उपकरणों का विकास भी करना है। उपकरणों का विकास यानी कि हमें तकनीकी लगानी होगी, कि तकनीकी विकास करना है तो टेक्नोलॉजी हमें इसमें लगानी होगी। तो जो वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो रिन्यूएबल जो एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है यानी कि जो नवीकरणीय स्रोत होते हैं, यानी कि परंपरागत स्रोतों को छोड़ करके जो गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो गैर परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत
खोज करनी है तो रिन्यूएबल जो सोर्स हैं वो सोर्स की खोज तो हो चुकी है, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये जो स्रोत हैं, ये जो स्रोत हैं ये रिन्यूएबल सोर्स हैं, गैर परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोत का मतलब हुआ ऐसे सोर्स जिनसे बार बार, जिनका उपयोग करके हम बार बार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिनका उपयोग करके हम बार बार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे स्रोत हैं जो कभी समाप्त होने वाले स्रोत नहीं है। तो सौर ऊर्जा जो कोयले से बनने वाली जो बिजली है उसके उत्पादन को कम किया जाए, क्योंकि इसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। तो कोयले के उपयोग से विभिन्न प्रकार की प्रदूषित जो गैसें होती हैं वो निकलती हैं। प्रदूषित गैसों के निकलने से हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। वायुमंडल के प्रदूषित होने से जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। उससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कोयले के स्थान पर, कोयले को न जला करके उसके स्थान पर हम ये उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो जल विद्युत ऊर्जा है इसको बढ़ावा भी दिया जा सकता है। तो पवन, तापीय, ज्वारीय और सौर ऊर्जा का उपयोग वैकल्पिक स्रोत के रूप में है। तो चूंकि जो इससे पूर्व में जो कोयले का उपयोग करके हम विद्युत का उत्पादन करते थे, तो इससे विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो यदि हम ऊर्जा का विकास ना करें तो वर्तमान में टेक्नोलॉजी का युग है। जितने भी संसाधन हैं सभी इनकी सभी संसाधन का उपयोग नहीं किया जा सकता बगैर ऊर्जा के। तो वर्तमान में ऊर्जा मानव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्रोत है, क्योंकि इससे सभी जितने भी तकनीकी विकास हैं या तकनीकी विकास किए गए हैं वो सभी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो चूंकि जो कोयले से ऊर्जा है उससे पर्यावरण का प्रदूषण होता था, तो उनके स्थान पर हम दूसरे स्रोत हम अपना सकते हैं। तो विकास भी नहीं रुकेगा और साथ साथ में पर्यावरणीय क्षति भी नहीं होगी, वायुमंडल का प्रदूषण भी नहीं होगा और भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है वो भी उत्पन्न नहीं होगी। तो पहली रणनीति तो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं और उनसे संबंधित जो उपकरण है उनका विकास करना आवश्यक होगा। पहली रणनीति हो गई है। और दूसरी जो रणनीति है कि चूंकि जो निर्णय लिए जाते हैं वो किसी देश की संसद के माध्यम से, वो संसद में जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्रालय होता है, वो नियम कानून या किसी प्रकार के निर्णय जो लेता है वो पूरे देश में लागू होते हैं। और तो पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है संसद में। तो इस प्रकार के विकास कार्यों के लिए जब कोई भी मुद्दा या अमेंडमेंट, कोई भी विधेयक या कोई भी अधिनियम बनाना है तो संसद में लाया जाए, तो संसद में लाने के साथ साथ में इसको चुनावी मुद्दा ना इसको बनाया जाए, तो संसद में लाया जाए, चुनावी मुद्दा नहीं, यानी कि चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाए। ठीक है। साथ में ये है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए, सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए कि हमें विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, उनके निर्णय लिया जाए। तो हमें ऐसा कार्य करना है। तो अब दो रणनीति हो गई हैं। तो जो इसको इस प्रकार के जो भी नियम कानून बने तो शीघ्रता से ही बन जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोधाभास उत्पन्न ना हो, चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित जो भी
दिया जाए तो दो रणनीति हो गई हैं। तीसरी रणनीति जो बन सकती है कि जो एनजीओज हैं, एनजीओ के माध्यम से, ठीक है, विभिन्न प्रकार के केस दायर किए जाएं, तो जो न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय एक कठोर कदम उठा सकता है, इनकी कठोर कदम भी उठा सकता है, इनकी कठोर कदम उठा सकता है। तो क्योंकि विभिन्न प्रकार की कंपनियां जो होती हैं वो गैर जो उत्पाद होते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाती हैं, तो विभिन्न प्रकार के एनजीओ या राष्ट्रीय हित की जो भी समितियां हों वो ऐसे न्यायालय के लिए सूचित करें, तो न्यायालय इनकी जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यानी कि एनजीटी है, तो एनजीटी को सक्रिय किया जाए, एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको सक्रिय किया जाए तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं का समाधान निकाला जा सकता है। तो ये दो रणनीति हो गई हैं। जो तीसरी रणनीति है, जो अगली रणनीति होगी, 10 साल से पुराने वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ठीक है, उनको ना चलने दिया जाए, और खास तौर से डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं, ठीक है, अगली रणनीति होगी जो डीजल से चलने वाले वाहन, ठीक है, जो 10 साल पुराने हों, 10 साल पुराने, ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए, या प्रतिबंध नहीं लगाना हो तो नए नए प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, इंजन का विकास है, डीजल का विकास है, डीजल से जो सल्फर की मात्रा है वो कम कर दी जाए, तो या तो डीजल को उच्च तकनीकी युक्त बनाना होगा, या फिर जो वाहन है उनके इंजनों को तकनीकी युक्त बनाना होगा, ताकि डीजल या पेट्रोल जलने से प्रदूषित गैसें वायुमंडल में ना मिश्रित हों। तो जैसे दिल्ली ने ये किया था, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो 10 साल के वाहन हैं इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, और प्रतिबंध के साथ में दिल्ली सरकार ने ये भी किया था, ठीक है, कि जो इवन और ऑड नंबर है, ठीक है, सम और विषम संख्याओं के साथ आपके वाहनों को चलने की अनुमति दी गई थी। तो ऐसा भी कार्य किया जा सकता है। तो 10 साल से पुराने जो वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर तकनीकी विकास अपनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पर्यावरण अभियान से जोड़ना भी होगा, यानी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे सिनेमा वाले हों, ठीक है, बॉलीवुड वाले हों, चाहे हॉलीवुड वाले हों, जो भी हों, प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, आइकन के रूप में हों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पर्यावरण अभियान से जोड़ना, तो ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो विभिन्न प्रकार के प्रचार, इनके पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं से संबंधित जो अभियान चल रहे हैं, उस अभियान से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, चाहे वो समाज सेवी हों या वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित कलाकार हों, उनको पर्यावरण अभियान से संबंधित जोड़ करके अभियान चलाया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो जन जागरूकता है वो बढ़ेगी, तो पर्यावरण की क्षति कम होगी। और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ में ये भी है कि पैदल और साइकिल, इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पैदल अथवा साइकिल को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और ये दोनों उपयोगी हैं, वर्तमान में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी है। जरूरी नहीं है कि आपको आधा किलोमीटर जाना है तो आप कोई वाहन लेकर के जाए, आप पैदल भी जा सकते हैं।
तो आप अपना कार्य भी कर सकते हैं, साथ में शारीरिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित रहेगा। तो ऐसा बढ़ावा दे सकते हैं। और ऐसा जो बढ़ावा देने के लिए जो यही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यदि ऐसा कार्य करते हैं, तो जो अन्य जो व्यक्ति हैं या अन्य जो नागरिक हैं, जनता है, इनको देख करके भी ऐसा कार्य कर सकती है। तो उसमें प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है कि आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। पैदल और साइकिल से आना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा भी कार्य कर सकते हैं। तो ये रणनीति ये भी है। और साथ में ये भी है कि विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, यानी कि पर्यावरण मित्र उत्पाद करने वाली जो कंपनी है, उन कंपनी है या पर्यावरण उत्पाद करने वाली कंपनी है, उनको जो अनुदान है या जो सब्सिडी है, वो अनुदान अधिक मात्रा में अधिक दिया जाना चाहिए। तो जो पर्यावरण जो हितैषी प्रोडक्ट बनाती हैं, पर्यावरण मित्र, तो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाली उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को ज़्यादा सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो ऐसे भी आप पर्यावरण को, यानी पर्यावरण क्षरण को रोका जा सकता है। साथ में ये भी है कि जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद नहीं बनाती है, उत्पाद नहीं यदि कोई कंपनी बना रही है, तो उस पर अधिक मात्रा में, ठीक है, जुर्माना भी अधिक लगाना चाहिए। और यदि कोई ऐसी कंपनी है जो अधिक प्रदूषित करने वाले जो उत्पाद हैं, वो ऐसी कंपनी बना रही है, तो उस पर अधिक जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए, या ऐसे उत्पादों पर अधिक टैक्स भी लगाया जाना चाहिए। तो ऐसे हम रणनीति अपना सकते हैं। और साथ में ये भी है, और सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट है, कि जो पर्यावरण से संबंधित प्राथमिक स्तर से माध्यमिक और उच्च स्तर तक जो भी शिक्षा दी जाती है, उसमें पर्यावरण को स्टेज बाय स्टेज, उनकी प्राइमरी में कुछ चीजें अलग होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर पर अलग, उच्च स्तर पर अलग चीजें होनी चाहिए। तो ऐसी पर्यावरणीय शिक्षा भी दी जा सकती है। तो अगली जो रणनीति होगी वो पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा जो होगी वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर जो भी पाठ्यक्रम है, उस स्तर पर शिक्षा को अलग अलग भागों में बांट करके, जिसका स्तर जैसा है उसी स्तर से उसको समझ में आ जाए कि पर्यावरण क्या है, कैसे इसको क्षरण होने से रोका जा सकता है। स्टेज बाय स्टेज आप पाठ्यक्रम को, सिलेबस को शामिल कर सकते हैं। और साथ में सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट है कि जो नियम कानून जो होते हैं, ठीक है, पर्यावरणीय कठोर नियम या अधिनियम बनाए जाने चाहिए। तो क्योंकि कठोर नियम अधिनियम बनते ही हैं, पर्यावरण हितैषी नियम बनते ही हैं, लेकिन साथ में ये होता है कि यदि जन जागरूकता है, तो जन जागरूकता होने से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट का पॉइंट है वो जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। और जो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नियम कानून तो बने ही हैं, लेकिन यदि जन जागरूकता फैलाई जाए, जन जागरूक यदि है, तो कुछ हद तक क्या, यानी कि बहुत कुछ हद तक पर्यावरण क्षरण से बचा जा सकता है, पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दुरुपयोग होने से रोका जा सकता है, यदि जन जागरूकता फैलाई जाए।
तो नियम कठोर कानून बनाने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव जन जागरूकता से पड़ेगा। तो जन जागरूकता ये फैलाई जानी चाहिए, जन जागरूकता फैलाई जाए तो ये अच्छा होगा। तो इससे संबंधित ये विकास एवं पर्यावरण के द्वंद्व का समाधान है, एक रणनीति बनाई गई है। और रणनीति जो बनाई गई है वो क्या क्या रणनीति अपनाई जाए वो मैं आपको पॉइंट के रूप में आपको कुछ बताया गया है, इन्हीं का विस्तार आप कर सकते हैं। तो धारणीय विकास से संबंधित रणनीतियाँ बन सकती हैं। तो ये जो आज आपको जो वीडियो के माध्यम से जो 2 केस स्टडी आपको दी गई हैं, वो 2 केस स्टडी आपको दी गई हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए वो आपको दिया गया है। इसी क्रम में हो भी सकता है कि हम आपको होमवर्क के रूप में 1 या 2 केस स्टडी भी आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं या दी जा सकती हैं। तो अब आगे का जो केस स्टडी का हमें लगता है कि 6 केस स्टडी आपको दी गई हैं। वो 6 केस स्टडी दी गई है तो हो सकता है कि हो कह सकता है, पूर्ण विश्वास भी है कि आप इस प्रकार के प्रश्न यदि पूछे ही जाते हैं तो आप उनका कैसे उत्तर लिखेंगे, ये आपका लिखने का तरीका आपको आगे होगा, कैसे लिखना होता है। तो इसी क्रम में आगे ये आपको वीडियो जो नेक्स्ट टाइम होगा वो आगे जो कुछ भी दिया गया है उसके बारे में आपको वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।